हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ सेंसेटिव यूनिट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। अब मेरी बात को सुना, इस CFT को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हम डी सबसेल के बारे में कुछ सीखेंगे कि डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, उनका नाम क्या क्या है, उनकी स्ट्रक्चर क्या क्या है, उनकी संरचना क्या क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और उसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट डी सबसेल। तो देखो आपका जो डी कोष या डी सबसेल है, ध्यान देना, आपका जो डी कोष है, डी कोष में आपके पास 5 कक्षक होते हैं। ध्यान रखोगे, डी कोष में आपके पास 5 कक्षक होते हैं, 5 कक्षक। अब देखो 5 कक्षक कौन कौन से हैं, उनको देखो 5 जो कक्षक हैं आपके, उनको समझना। 5 कक्षक जो है आपके पास डी कोष में कौन कौन से हैं। देखो पहला है आपका dxy, पहला कौन सा आपके पास dxy, दूसरा है dyz, तीसरा है dzx, चौथा है आपके पास dx² - y² और पांचवा आपके पास है dz²। dz² तो समझ में आपके पास डी कोष में 5 कक्षक होते हैं आपके पास, dxy, dyz, dzx, चौथा है dx² - y² और पांचवा आपके पास क्या है dz²। अब आगे देखो ये जो 5 कक्षक हैं ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। इन चीज को ध्यान से समझ लेना, आगे CFT में काम में आने वाली हैं। तो देखो डी कोष के जो 5 कक्षक हैं dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz², ये 2 प्रकार के कौन कौन से हैं। इन कक्षकों को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला आपका है निरक्षीय कक्षक। देखो पहला आपका कौन सा है, निरक्षीय कक्षक, निरक्षीय कक्षक। अब पहले तो आप ये देख लो कि निरक्षीय कक्षक का मतलब क्या है। निरक्षीय कक्षकों का मतलब होता है वे कक्षक जो अक्षों के बीच में अप्लाई होते हैं, अक्षों के बीच में लाई करते हैं, और कक्षकों को क्या बोला जाता है, निरक्षीय कक्षक। तो हम लिख सकते हैं वे कक्षक जो एक्सिस के बीच में आते हैं उन्हें क्या बोल दिया जाता है, निरक्षीय कक्षक बोल दिया जाता है। और डी कोष के 5 कक्षकों में से 3 जो कक्षक हैं वो निरक्षीय कक्षक हैं। और 3 कक्षक कौन कौन से देखा हुआ यहाँ पे, dxy, dyz और जो आपका dxz कक्षक है, ये कैसे आपके निरक्षीय कक्षक है, अर्थात ये जो कक्षक आएंगे अक्षों के बीच में आएंगे। तो एक हम देखते हैं। सबसे पहले कौन सा था आपका dxy। अब dxy का मतलब है कि जो dxy कक्षक है ये x अक्ष और y अक्ष के बीच में आएगा। तो देखो मान लिया कि ये हमारी x अक्ष है, ये हमारी y अक्ष है, तो dxy कहाँ पे आएगा, x और y अक्ष के बीच में आएगा। तो इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे। देखो ये क्या हो गया आपका dxy हो गया। इसके बाद दूसरा है आपका कौन सा है, dyz। ये देखो ये दूसरा बना लो dyz, और dyz का मतलब हो गया dyz कक्षक है कहाँ आएगा, y और z अक्ष के बीच में आएगा। देखो मान लो इसको बेटा लो भाई, मान लो ये आपका क्या है, y अक्ष है, ये आपका z अक्ष है, तो dyz जो कक्षक है कहाँ आएगा, y और z के बीच में आएगा। तो भाई ये क्या होगा आपके पास, dyz हो गया। अब तीसरे की बात करें dxz, तीसरा क्या आपका dxz, अर्थात dxz जो कक्षक है वो कहाँ आएगा, x और y अक्ष के बीच में आएगा। इसको x मान लो, इसको z मान लो, तो ये कहाँ लाई करेगा, ये x और z के बीच में लाई करेगा। अब देखो इन कक्षकों को आपने निरक्षीय कक्षक क्यों बोला, क्योंकि ये जो है अक्षों के बीच में लाई करते हैं, अक्षों के बीच में आते हैं, इस कारण से क्या हो गई आपके निरक्षीय कक्षक होगी। इसी का जो दूसरा भाग है वो है आपका अक्षीय कक्षक। अक्षीय कक्षक क्या होते हैं, वे कक्षक जो अक्षों के ऊपर आते हैं, ध्यान देना, जो अक्षों के ऊपर आएंगे अलग एक्सिस आएंगे उनको क्या बोल दिया जाएगा, अक्षीय कक्षक बोल दिया जाएगा। और बाकी के जो 2 बचे हैं dx² - y² और dz², ये क्या है आपके अक्षीय कक्षक हैं। देखो पहला है आपका dx² - y²। इसकी स्ट्रक्चर देखो भाई कुछ इस प्रकार से होगा आपका। ये मान लो ये x अक्ष,
ये आपका वाई एक्स, तो ये अक्ष के ऊपर आएगा, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये देखो ये क्या हो गया आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अब बचा कौन सा लास्ट का डी जेड स्क्वायर, ये भी कौन सा है अक्षीय कक्षक है, और इसकी जो स्ट्रक्चर होगी ये कुछ इस प्रकार की होगी। देखो डी जेड स्क्वायर, मान लो ये आपका जेड एक्सिस है, तो आपका जो डी जेड स्क्वायर कक्षक होगा कुछ इस प्रकार का होगा भाई, ठीक है। ये आपका क्या हो गया डी जेड स्क्वायर कक्षक हो गया। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो डी कोस होता है उसमें 5 कक्षक होते हैं आपके, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और चौथा है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब डी कोस की जो 5 कक्षक हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक है आपके पास निरक्षीय कक्षक, वे कक्षक जो अक्षों के बीच में आते हैं निरक्षीय कक्षक कहलाते हैं, और वे कक्षक जो अक्षों पर आते हैं अक्षीय कक्षक कहलाते हैं। निरक्षीय कक्षक आपके पास 3 हैं, डी एक्स वाई, ये डी वाई जेड, और तीसरा कौन सा है डी एक्स जेड। अक्षीय कक्षक हमारे पास 2 है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये है, और डी जेड स्क्वायर आपके पास ये है। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना भाई, ये आपके काम में आने वाला है। अब देखो अब स्टार्ट करेंगे आप CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। अब सुनो भाई स्टार्ट करते हैं CFT। अब देखो सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो CFT में जो हमको 2-4 मुख्य बातें बताई थी, उन 2-4 मुख्य बातों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम अष्टफलकीय सर्कलों के लिए और चतुष्फलकीय सर्कलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन देखेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले पढ़ते हैं CFT की मुख्य बातें। इसमें पहला जो टॉपिक है आपका वो है CFT की मुख्य बातें। सुनो भाई CFT ने जो अपनी मुख्य बात बोली, सबसे पहले इसने क्या बोला, सबसे पहले इसने बोला कि अकॉर्डिंग टू CFT के अनुसार जो आपका मेटल और लिगेंड है उसके बीच में 100% शुद्ध आयनिक बंध होता है। देखो इसने पहली बात क्या बोली कि मेटल, सुनो भाई, मेटल और लिगेंड के बीच में क्या पाया जाएगा 100% आयनिक बंध पाया जाएगा। अर्थात क्या बोला कि मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होता है शुद्ध आयनिक बंध होता है, शुद्ध आयनिक बंध होता है। पहली बात क्या बोली CFT ने कि मेटल और लिगेंड के बीच में किसी प्रकार की कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई अतिव्यापन नहीं होता है। यहाँ क्या पाया जाएगा प्योर आयनिक इंटरेक्शन होगा, मेटल और लिगेंड के बीच में प्योर आयनिक इंटरेक्शन होगा। अब देखो ध्यान देना भाई, अगर मेटल और लिगेंड के बीच में शुद्ध आयनिक बॉन्ड है अर्थात यहाँ पे 100% क्या है शुद्ध आयनिक बंध है, तो हम कह सकते हैं कि CFT है फजान रूल को फॉलो नहीं करती। अर्थात CFT फजान रूल को फॉलो नहीं करती है। एक अक्षय कार्य हमने पढ़ा था फजान रूल क्या होता है। देखो फिर से सुनो कि CFT की पहली बात क्या है कि अकॉर्डिंग टू CFT क्या बोलती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में प्योर आयनिक इंटरेक्शन होता है, शुद्ध प्रतिशत क्या होता है आयनिक बंध होता है, यहाँ किसी प्रकार की कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है। अगर ये बात बोलती है तो ये क्या करती है भाई फजान रूल को फॉलो नहीं करती है। आगे देखते हैं दूसरी बात क्या बोली CFT के अनुसार चाहे लिगेंड आपका बड़ा हो या छोटा हो, ये सभी को क्या मानती है बिंदु आवेश की तरह मानती है, पॉइंट चार्ज की तरह मानती है। तो हम लिखेंगे CFT के अकॉर्डिंग सभी जो लिगेंड है आपके, सभी जो लिगेंड हैं चाहे छोटे हो या बड़े, सभी क्या होते हैं आपके बिंदु आवेश की तरह कार्य करते हैं। ध्यान देना सभी क्या करते हैं बिंदु आवेश की तरह कार्य करते हैं। ये क्या थी इसकी दूसरी बात थी भाई, फिर से सुनो। पहली बात तो क्या बोली मेटल और लिगेंड के बीच में शुद्ध आयनिक बंध पाया जाएगा। दूसरी बात बोली लिगेंड से कैसा भी हो सभी को क्या मान चलती है कि ये बिंदु आवेश की तरह कार्य करते हैं। अब तीसरी बात सुनो भाई, तीसरी बात ये बोली कि जब आपका मेटल है, मेटल के आसपास जब कोई लिगेंड नहीं होगा, ध्यान देना मेटल के आसपास जब कोई लिगेंड नहीं होगा तो इस मेटल की 5 ऊर्जा कक्ष में समान ऊर्जा के होते हैं।
जब मेटल के आसपास कोई लिगेंड नहीं होगा तो उस मेटल के सभी जो डी कक्षक हैं समान ऊर्जा के होते हैं। क्या होते हैं? समान ऊर्जा के होते हैं। समान ऊर्जा के होते हैं और समान ऊर्जा के कक्षकों को बोलते हैं समभ्रंश या अपभ्रष्ट कक्षक। इन समान ऊर्जा के कक्षकों को क्या बोला जाता है? समभ्रंश या अपभ्रष्ट कक्षक। डिजेनरेट ऑर्बिटल, डिजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है भाई। अभी चौथी बात सुनो। चौथी बात इसमें क्या होगी? जब मेटल के आसपास लिगेंड अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं, देखो जब मेटल के आसपास लिगेंड आना स्टार्ट हो जाते हैं तो क्या होता है? इस मेटल के जो डी कक्षक हैं वो डी कक्षक जो है उसके जो उसके जो कक्षक है वो दो भागों में विभाजित हो जाते हैं और उसी को क्या बोल दिया जाता है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन बोल दिया जाता है। तो हम लिखेंगे जब इसके आसपास कक्षक होते हैं तो कक्षक क्या होते हैं? दो भागों में विभाजित हो जाते हैं और इसी चीज को क्या बोल दिया जाता है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन बोल दिया जाता है भाई। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन बोल दिया जाता है। ये आपकी सीएफटी की चार मुख्य मुख्य बातें हैं। पहली बात क्या है कि सीएफटी के अनुसार धातु परमाणु आयन और लिगेंड के बीच में सूक्ष्म प्रतिशत क्या पाया जाता है? आयनीय बंध पाया जाता है जो कहां से उत्पन्न होता है? जो मेटल और लिगेंड के बीच में वैद्युत आकर्षण बल से उत्पन्न होता है। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो लिगेंड है सीएफटी क्या करती है? लिगेंड को क्या मानती है? बिंदु अक्ष की तरह मानती है। आपका लिगेंड चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तीसरी बात कौन सी है कि जब मेटल के आसपास कोई लिगेंड नहीं होते हैं तो उस मेटल के जो सभी डी कक्षक होते हैं समान ऊर्जा के होते हैं और समान ऊर्जा के कक्षकों को क्या बोल दिया जाता है? समभ्रंश या अपभ्रष्ट कक्षक बोल दिया जाता है। चौथी बात क्या है? जब मेटल के आसपास लिगेंड अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं उस मेटल के डी कक्षक जो हैं दो भागों में विभाजित हो जाते हैं और इसी चीज को क्या बोला जाता है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन बोला जाता है। ठीक है भाई। अब देखो अब हम अलग अलग संकुलों के लिए सीएफटी को पढ़ेंगे। अलग अलग संकुलों के लिए सीएफटी को पढ़ेंगे तो ध्यान देना। सबसे पहले पढ़ेंगे अष्टफलकीय संकुलों के लिए सीएफटी। इसको बड़े ध्यान से समझना भाई। पहला है आपका अष्टफलकीय संकुलों के लिए, अष्टफलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। सुनना भाई ध्यान से। पहली बात क्या? पहला टॉपिक कौन सा आपका? अष्टफलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अब इस चीज को समझने के लिए पहले आपको क्या समझना जरूरी है कि जो आपके अष्टफलकीय संकुल होते हैं, जो आपके ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड होते हैं, ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें जो मेटल के पास जो लिगेंड आएंगे वो कहां से आएंगे? अक्षों से आएंगे। फिर से सुनना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए मेटल के पास जो लिगेंड आने होंगे वो कहां से आएंगे? अक्षों से आएंगे। मतलब अक्षों के ऊपर से कौन आएंगे? लिगेंड आएंगे। देखो इस प्रकार से कुछ आएंगे, मैं आपको बताता हूँ भाई। मान लो ये आपका कोई क्यूब है और एक और बात सुनो, अगर आपका अष्टफलकीय संकुल है तो मेटल के चारों कितने लिगेंड आएंगे? 6 लिगेंड आएंगे। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना भाई। मेटल के आसपास कितने लिगेंड आएंगे? 6 लिगेंड आएंगे। देखो किस प्रकार से आएंगे? अक्षों से। मान लो ये है आपका और यहाँ पे आपके पास मेटल है। अगर आपको इस यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल ओवरलैप जनरेट करना है तो कितने लिगेंडों को लाना पड़ेगा? 6 लिगेंडों को लाना पड़ेगा। और वो कहां से आए होंगे भाई? अक्षों से आए होंगे। तो पहला यहां से आया, ये भी अक्ष आपकी, दूसरा यहां से आया, तीसरा यहां से आया होगा, चौथा आपका यहां से आया होगा, पांचवा और छठा कहां से आया होगा? एक पीछे से आया होगा और एक यहां से गया होगा सामने से। देखो एक आपका ये वाला है और एक आपका ये सामने वाला है। तो ध्यान रखना, आपको अगर अष्टफलकीय संकुल बनाना है तो लिगेंडों को कहां से लाना पड़ेगा? अक्षों से लाना पड़ेगा। अक्षों से आएंगे और कितने लिगेंड आएंगे? 6 लिगेंड आएंगे। कुछ इस प्रकार की आपके पास ऑक्टाहेड्रल ओवरलैप यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनो भाई। अगर इसका आपको क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन बनाना है तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले तो मान लिया आपके पास कोई मेटल थी
जब मेटल के आसपास कोई लिगेंड नहीं थे तो उस मेटल के सभी जो पांचों डी कक्षक थे समान ऊर्जा के थे और उनकी ऊर्जा क्या थी, कम थी। फिर सुनो, जब मेटल के आसपास कोई लिगेंड नहीं थे तो उन डी कक्षकों की ऊर्जा कम भी थी और क्या थी, वही सभी समान ऊर्जा के थे। तो मान लिया कि उस मेटल की 5 जो डी कक्षक हैं ये हैं भाई ग्राउंड स्टेट में 1 2 3 4 5। अब इनका नाम लिख सकते हैं भैया dxy dyz dz dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो लिखो ये क्या हो गया आपका dx स्क्वायर सॉरी dxy dyz dxz dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और ये क्या हो गया आपका dz स्क्वायर। ये कौन सी स्टेट है, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है। अब ग्राउंड स्टेट के बाद में क्या होगा भाई, ये उत्तेजित होगा, एक्साइटेड होगा और मान लिया इसकी एनर्जी बढ़ गई। तो ये क्या हो गया आपका उत्तेजित अवस्था में आ गया, उत्तेजित अवस्था में आ गया भाई। देखो इसकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। इससे बनाओ ये क्या है भाई, उत्तेजित अवस्था है, उत्तेजित अवस्था। कोई 5 कक्षक होंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अगर इसके इस मेटल के डी कक्षकों के पास और ज्यादा पास लिगेंड आते जाएंगे तो क्या होगा, इस डी को उसके जो 5 कक्षक हैं 2 भागों में विभाजित हो जाएंगे। अब वो 2 भाग कौन कौन से उनको समझना भाई, उनको थोड़ा समझना। अब देखो बात समझने की ये है यहाँ पे कि डी को उसके जो कक्षक है 2 भागों में विभाजित होंगे। भाई 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं निरक्षीय कक्षक, एक होते हैं अक्षीय कक्षक। अब निरक्ष पर कौन कौन से आते हैं, ध्यान देना, निरक्ष पर कौन कौन से आते हैं, dxy dyz और dzx कक्षक तो जो है कहाँ निरक्ष पर आते हैं और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर कहाँ आते हैं, अक्ष पर आते हैं। अब बात ये समझने की है कि अष्टफलकीय संकुलों में, अष्टफलकीय संकुलों में जो लिगेंड आते हैं अक्षों से आते हैं। सुनना, अष्टफलकीय संकुलों में जो आपके लिगेंड आएंगे वो कहां से आएंगे, अक्षों से आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इस धातु परमाणु के ये डी कक्षक जो अक्षों पर होंगे वो इनके अधिक इंटरेक्शन में आएंगे। ध्यान देना, अगर अष्टफलकीय संकुलों में लिगेंड अक्षों से आते हैं तो धातु परमाणु के ये डी कक्षक जो अक्षों पर होते हैं वो इनके अधिक इंटरेक्शन में आएंगे। उनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी भाई। उन कक्षकों की ऊर्जा, उन कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो देखो अब यहाँ पे जो 3 कक्षक है आपके, ध्यान देना, ये आपका dxy, ये आपका dyz, ये आपका dxz और ये कौन कौन से आपके dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और ये आपका dz स्क्वायर। फिर से सुनो भाई, अष्टफलकीय संकुलों का जब आपने क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन पढ़ा तो 5 जो कक्षक थे उनमें से 3 तो नीचे आए, 2 ऊपर चले गए। क्यों, क्योंकि ये जो dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर ये कहाँ आते हैं, अक्षों पर आते हैं। और अष्टफलकीय संकुलों में जो लिगेंड आते हैं वो भी अक्षों से आते हैं, मतलब ये भी अक्षों पर है और आने वाले लिगेंड भी कहाँ पे अक्षों पर हैं। तो ये कक्षक डी को ये कक्षक और लिगेंड क्या करेंगे, अधिक प्रतिकर्षण शो करेंगे आपस में, अधिक इनके बीच में रिपल्सन होगा जिसके कारण क्या होगा, इनकी एनर्जी जो है बढ़ जाएगी। अब देखो इनके बीच में जो रिपल्सन होने वाला है किसके बीच में होगा भाई, धातु परमाणु के जो कक्षक हैं डी कक्षक वो भरे कक्षक उनके बीच में रिपल्सन होगा और जो आपके लिगेंड आएंगे लिगेंडों के पास भी तो भरे कक्षक होते हैं, उन दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा और इनकी एनर्जी की हो जाएगी, बढ़ जाएगी भाई। तो ध्यान रखना, जब आप अष्टफलकीय संकुलों का विभाजन पढ़ो तो 5 डी कक्षकों में जो 3 डी कक्षक हैं dxy dyz और dxz ये तो नीचे आएंगे और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे जो सीधी रेखा होती है भाई, यहाँ पे जो सीधी रेखा होती है इसको बोला जाता है बेरी सेंटर, बेरी सेंटर, ठीक है। इसके बाद देखना अष्टफलकीय संकुलों में dxy dyz और dxz इन तीनों कक्षकों को सम्मिलित रूप से बोला जाता है T2G। सुनना फिर से, dxy dyz और dxz, देखो dxy dyz और dxz इन तीनों कक्षकों को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, T2G बोला जाता है। पहली बात तो क्या सीखने को मिली आपको, इन तीनों कक्षकों को सम्मिलित रूप से क्या बोल दिया जाएगा, T2G। और जो 2 कक्षक है dx स्क्वायर माइनस y
स्क्वायर और dz स्क्वायर, देखो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा कौन सा है dz स्क्वायर। इन दोनों को सममित रूप से बोला जाता है eg, इन दोनों को सममित रूप से क्या बोला जाएगा eg। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये हो गया आपका T2g, बहुत काम की चीज है भाई, ये हो गया आपका T2g और ये क्या हो गया आपका eg हो गया। इसे सुनो dxy dyz और dxz इन तीनों को सममित रूप से बोला जाता है T2g और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर इन दोनों को सममित रूप से क्या बोला जाता है eg बोला जाता है भाई। अब देखो g का मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री सममिति का तल भाई, वो आपको समझ में अभी आएगा नहीं, ठीक है। आप ध्यान रख लेना डायरेक्टली, ये आपके T2g है और यहाँ पे क्या है eg। अब अष्टफलकीय संकुलों के लिए T2g और eg के बीच जो ऊर्जा का अंतर है, ध्यान देना, T2g और eg के बीच में जो ऊर्जा का अंतर है उसको बोला जाता है डेल्टा नॉट और इसको बोला जाता है अष्टफलकीय विपाटन ऊर्जा। इसको क्या बोला जाएगा अष्टफलकीय विपाटन ऊर्जा, अष्टफलकीय विपाटन ऊर्जा, ठीक है भाई। ये क्या होगा आपका अष्टफलकीय विपाटन ऊर्जा। अब देखो अगर यहां से यहां तक की बात करें भाई, eg से बैरी सेंटर की बात और बैरी सेंटर से T2g की बात करें तो देखो यहाँ पे एनर्जी का आपको डिवाइडेशन कैसे करना है, ध्यान देना। नीचे वाली माइनस होगी, ये तो प्लस होगी, ठीक है भाई। टोटल कक्षक आपके पास कितने हैं 5 का भाग दो, टोटल कक्षक कितने हैं 5 तो 5 का भाग दिया। नीचे कक्षक कितने हैं 3 तो यहाँ रखो 3, ऊपर कक्षक कितने हैं 2 तो यहाँ रखो 2। तो बताओ ये कितना हो गया भाई, ध्यान देना, ये कितना आपके पास हो गया। अब इसमें भाग देकर कितना हो जाएगा भाई 0.6 डेल नॉट और यहाँ पे अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 0.4 डेल नॉट, 0.4 डेल नॉट। ये समझ में आ गया होगा भाई आपको। इसे सुनो, अष्टफलकीय संकुलों के लिए अगर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जब इस मेटल के आसपास कोई लिगेंड नहीं होता है तो इस मेटल के जो सभी डी कक्षक हैं एक समान ऊर्जा के होते हैं और इनको क्या बोल दिया जाता है समरस कक्षक बोल दिया जाता है, डी जनरेट बोल दिया जाता है। जैसे ही इस मेटल के आसपास आपकी जो लिगेंड है वो अप्रोच करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, इस मेटल को क्या होता है, इस मेटल को उत्तेजित अवस्था में आना पड़ता है, ये आपकी हो गई उत्तेजित अवस्था। और ज्यादा अगर लिगेंड पास आते हैं तो इस मेटल के जो डी कक्षक हैं वो 2 भागों में बढ़ जाते हैं, एक T2g और एक आपका क्या हो गया eg हो गया, ठीक है भाई। अब देखो dxy dyz dxz इसको सममित रूप से T2g बोल दिया आपने और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर इसको सममित रूप से आपने क्या बोल दिया eg बोल दिया। T2g और eg के बीच जो ऊर्जा का गैप है उसको क्या बोल दिया जाता है अष्टफलकीय विपाटन ऊर्जा। eg से बैरी सेंटर तक हो गया 0.6 डेल नॉट और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया माइनस का 0.4, माइनस का लगा लेना माइनस का 0.4 डेल नॉट, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं भाई, अब देखो हम क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे अष्टफलकीय संकुलों के लिए T2g और eg में इलेक्ट्रॉनों का भरना सीखेंगे। मतलब यहाँ पे दुर्बल आपके लिगेंड है तो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और दुर्बल लिगेंड है तो आपके पास किस प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो सबसे पहले भरेंगे अष्टफलकीय संकुलों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, अष्टफलकीय संकुलों में इलेक्ट्रॉनों को भरना, ठीक है भाई, ध्यान से समझना। देखो मान लिया आपके डी कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना भाई, अलग अलग करके सीख लेंगे 1 से 10 तक। अगर आपके पास डी कोष में एक ही कक्षक है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, किसमें अष्टफलकीय संकुलों के लिए। तो देखो सबसे पहले हम जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो जनरल रूल है कि जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले कहाँ भरे जाते हैं, निम्न ऊर्जा के कक्षकों में भरे जाते हैं, उसके बाद उच्च ऊर्जा के कक्षकों में भरे जाते हैं। तो अष्टफलकीय संकुलों में निम्न ऊर्जा का कौन था T2g और हाई एनर्जी का कौन सा था आपका eg। तो सबसे पहले किस में भरे जाएंगे T2g में भरे जाएंगे। देखो ये हो जाएगा सबसे पहले T2g1 और eg0, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है। अब देखो भाई, अब देखो अलग अलग भर सकते हैं भाई।
अब ये कंडीशन हो सकते हैं आपके ट्रिपल क्षेत्र ट्रिपल लिगेंडों के लिए और दुर्बल लिगेंडों के लिए अलग अलग कंडीशन होगी। तो यहाँ पे हम भरेंगे ट्रिपल लिगेंडों के लिए ट्रिपल लिगेंड और यहाँ पे आपका चलेगा दुर्बल लिगेंडों के लिए दुर्बल लिगेंडों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम देते हैं समझ करेंगे भाई। अब देखो अगर भाई ट्रिपल लिगेंड का मतलब क्या है, वे लिगेंड जो धातु परमाणु के डी कक्षकों में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का युग्मन करवा देते हैं। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है उसका युग्मन कैसे होगा, वो तो इसके लिए भी सेम होगा, इसके लिए भी वही होगा, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा वो T2G1 Eg0, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं भाई। दूसरी कंडीशन आ गई, अगर डी ग्लूकोज में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन को लेके क्या होगा, देखो ये तो कंडीशन थी भाई, ऊपर 2 कक्षक नीचे 3 कक्षक। अभी तो युग्मन करवाने की आपको आवश्यकता नहीं है, अभी तो एक एक पता चलेगा। पहले तो एक इलेक्ट्रॉन था तो इसमें भर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गए तो 1 2, तो क्या हो जाएगा ये देखो T2G2 Eg0 और दुर्बल लिगेंड के लिए भी सेम वही कंडीशन होगी क्या, T2G2 और Eg0, ठीक है भाई। अगर डी कोष में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, देखो 1 तो 1 2 3, अभी भी आपको पेयरिंग या युग्मन करवाने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा T2G3 Eg0 और इसके लिए भी सेम कंडीशन बनेगी T2G3 Eg0। अब आप देखो भाई, अब थोड़ा ध्यान से समझो, अगर क्या हो आपके डी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ट्रिपल लिगेंड का मतलब तो क्या है, ये जो चौथा लिगेंड होगा इसी के पेयरिंग में आ जाएगा। ट्रिपल लिगेंड का मतलब तो ये तो होता था कि वे लिगेंड धातु परमाणु के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवा देते हैं, तो यहाँ तो युग्मन स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से, ये इसी में दोबारा से युग्मन स्टार्ट हो जाएगा। तो ट्रिपल लिगेंडों के लिए तो क्या होगा, D4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास T2G4 Eg0। परंतु अगर आपका दुर्बल लिगेंड है तो वो जो आपका चौथा इलेक्ट्रॉन है T2G में ना आके कहाँ चला जाएगा, Eg में चला जाएगा। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, वो क्या होगा T2G3 Eg1। आया भाई समझ में? क्यों? क्योंकि दुर्बल लिगेंड है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करवा पाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करवा पाएगा तो क्या होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, इस Eg में चला जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो अगर आपके डी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ तो सेम कंडीशन लगेगी, ट्रिपल लिगेंड है, फिर से युग्मन हो जाएगा, इसी में आएगा भाई 5वां भी, तो ये हो जाएगा T2G5 Eg0 और यहाँ पे भी क्या होगा, 5वां इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 दोबारा से इसी में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा T2G3 Eg0 Eg2। यहाँ तक आया है समझ में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगर डी कोष में 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ठीक है भाई। हम इनको साफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखो अगर आपके पास डी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि अभी भी ट्रिपल लिगेंड है, और ट्रिपल लिगेंड क्या होते हैं, ये धातु परमाणु के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन करवा देते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, तो ये जाएगा T2G6 Eg0। और यहाँ पे क्या होगा, देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, छठा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा था, 3 तो पहले गए, एक और इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तो दुर्बल लिगेंड के लिए क्या होगा T2G4 Eg2 T2G4 Eg2। अब देखो अगर डी कोष में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कंडीशन बनेगी, ये हो जाएगा भाई 6 तो इसमें आ जाएगी, 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि 3 कक्षक हैं और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ट्रिपल लिगेंड होते हुए भी कहाँ चला जाएगा, Eg में चला जाएगा, जो हो जाएगा T2G6 Eg1। यहाँ पे क्या होगा भाई, अगर दुर्बल लिगेंड है तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा T2G4 5 1 2 3 4 5 6 7 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें T2G5 और Eg2।
अब आगे देखो, अगर डी ग्लूकोज में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या कंडीशन बनेगी, इसमें तो जाएगा T2G6 Eg2, और यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, T2G6 Eg2 भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन टोटल है आपके पास। अब देखो अगर डी ग्लूकोज में 9 इलेक्ट्रॉन हमारे पास होते हैं तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, T2G6 और Eg3, यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी भाई, T2G6 और Eg3 बिल्कुल सेम कंडीशन बनेगी। देखो 9 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई, इसमें तो 6 इलेक्ट्रॉन आने हैं, बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे T2G6 Eg3। अगर आपके पास डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा T2G6 Eg4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा T2G6 और Eg4। ये था आपका डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरना या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम प्रबल लिगेंड हो या क्या होगा और दुर्बल लिगेंड होते हैं तो क्या होगा। अब देखो यहाँ से आप एक काम और कर सकते हैं भाई, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन किसमें कितने हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप इनको डायग्राम बना बना के भर के देखना। अगर आपको एलिमेंट इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे भाई, अगर आपको एलिमेंट इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं भाई, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं भाई, अष्टफलकीय संकुलों में तो इलेक्ट्रॉन का भरना हो गया कंप्लीट आपका। अब पढ़ते हैं चतुष्फलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। ध्यान देना, चतुष्फलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। देखो भाई अगला टॉपिक है आपका चतुष्फलकीय संकुलों के लिए, चतुष्फलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अब देखो फिर सुनो बात को, जब आपने अष्टफलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन पढ़ा था तो वहां पे बोला गया था कि जब अष्टफलकीय संकुल होते हैं तो हमको 6 लिगेंडों की आवश्यकता होती है, मेटल के चारों ओर 6 लिगेंड आते हैं और बीच में एक ऑक्टेहेड्रॉइड या अष्टफलकीय रिक्ति को उत्पन्न कर देते हैं। परंतु जब आपका चतुष्फलकीय संकुल होंगे तो आपके जो लिगेंड आ रहे होंगे कहां से आएंगे, अक्षों के मध्य से आएंगे। ध्यान देना, कहां से आएंगे लिगेंड, अक्षों के मध्य से आएंगे। देखो कैसे आएंगे, लिगेंड आप कहां से आए, अक्षों के मध्य से आए। देखो कैसे भाई, और चतुष्फलकीय संकुल आपको बनाना तो 4 ही लिगेंडों की आवश्यकता होगी। मान लिया आपका ये मेटल है, एक लिगेंड आपका यहाँ से आया, एक लिगेंड आपका यहाँ से आया भाई, दूसरा लिगेंड आपका यहाँ से आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा देखो, दूसरा आएगा आपका यहाँ से, और तीसरा जो लिगेंड आ रहा होगा वो कहाँ से आ जाएगा भाई, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 4 लिगेंड अप्रोच करेंगे चतुष्फलकीय संकुलों के लिए। अब देखो आगे स्टार्ट करते हैं इसका क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। देखो मान लिया जब आपके मेटल के पास, जब आपके मेटल के पास कोई लिगेंड नहीं होता है, इस मेटल की सभी जो डिकक्षक है, 5 डिकक्षक ऐसे होते हैं, समान ऊर्जा के होते हैं, और इनको क्या बोल दिया जाता है, आप इनको बोल अपभ्रष्ट या समभ्रंश कक्षक बोल दिया जाता है। सेम कंडीशन है, देखो इनको क्या बोल दिया जाता है, अपभ्रष्ट या समभ्रंश कक्षक बोल दिया जाता है। और इनका नाम क्या क्या होता है भाई, देखो डिकक्षक का नाम भी आपको बताया था, क्या कहते हैं, देखो dxy, dyz, dxz, dx² - y², और 5वां आपका dz²। ये कौन सी कंडीशन है आपकी, ग्राउंड स्टेट या आधी अवस्था वाली कंडीशन है। जब इस मेटल के आसपास लिगेंड आना शुरू करेंगे तो इसकी एनर्जी तो थोड़ी बढ़ जाएगी, और ये कंडीशन कौन सी आ जाएगी आपके पास, उत्तेजित अवस्था की कंडीशन आ जाएगी। ये कंडीशन है उत्तेजित अवस्था वाली कंडीशन। 1 2 3 4 5 नाम इनका वही रहेगा, यहाँ पर बदलेगा dxy, dyz, dxz, ये आपका dx² - y², और ये है आपका dz²। ऐसा स्टेट उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। अब देखो ध्यान से सुनना भाई,
समस्या ये है कि जब आपने अष्टफलकीय संकुलों का विभाजन पढ़ा था तो उसमें 3 कक्षक नीचे आए थे, 2 कक्षक ऊपर गए थे। 3 कक्षक कौन कौन से थे नीचे? dxy, dyz, dz तो नीचे थे और dx² - y² और dz² कहाँ था? ऊपर था। परंतु जब चतुष्फलकीय संकुलों की बात करेंगे तो इसमें 2 तो नीचे चले जाएंगे और 3 कहाँ चले जाएंगे? ऊपर। क्योंकि चतुष्फलकीय संकुलों में जो लिगेंड आ रहे होंगे वो कहाँ से आते हैं? अक्षों के मध्य से आते हैं। ध्यान सुनना, चतुष्फलकीय संकुलों में जो लिगेंड आते हैं अक्षों के मध्य से आते हैं। अर्थात जब अगर अक्षों के मध्य से आएंगे तो धातु परमाणु के वे डी कक्षक जो अक्षों के मध्य में होंगे वो अधिक रिपल्सन शो करेंगे, अधिक उनके बीच में रिपल्सन होगा तो वो ऊपर चले जाएंगे और जिनके बीच में कम रिपल्सन होगा वो नीचे चले जाएंगे। तो बताओ मध्य में कौन कौन से होते हैं? भाई यहाँ पे लिगेंड जो है मध्य से आ रहे हैं और धातु परमाणु के वे कक्षक जो मध्य में होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? dxy, dyz, dzx। इसका मतलब 3 ऊपर चले जाएंगे और 2 कहाँ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। देखो 3 चले गए आपके ऊपर, 3 कहाँ चले गए? आपके ऊपर चले गए। कौन कौन से? dxy, dyz और dxz और 2 आपके नीचे आ गए। देखो नीचे आने वाले कौन कौन से हैं? dx² - y² और 5 आपका कौन सा हो गया यहाँ पे? dz²। अब इस रेखा को तो वही बोला जाता है बेल सेंटर। ये रेखा कौन सी है आपकी? सीधी रेखा बेल सेंटर। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे देखो वहां पे अष्टफलकीय संकुलों के लिए तो क्या बोला गया था कि dxy, dyz और dxz इन तीनों को मिलाकर के क्या बोला गया था? T2G। ध्यान देना, इन तीनों को मिलाकर के बोला गया T2G। और जो आपका क्या था भाई? dx² - y² और dz² था उसको क्या बोला गया था? EG। परंतु यहाँ पे जी का कोई मतलब रहेगा नहीं। जी का मतलब आपको पता है क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री। अष्टफलकीय संकुलों में सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है तो हमें जी लगा दिया गया। परंतु आपके जो चतुष्फलकीय संकुल है यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती तो जी लगेगा नहीं। तो ये तो आपका क्या बचेगा भाई? T2 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा? E। ध्यान देना भाई, यहाँ पे ये EG होता था तो यहाँ पे जी तो लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि चतुष्फलकीय संकुलों में सेंटर ऑफ सिमेट्री सममिति का तल नहीं होता है तो जी नहीं लगेगा और यहाँ पे भी सममिति का तल नहीं है तो यहाँ पे जी नहीं लगेगा। तो ये तो देखो चतुष्फलकीय संकुलों में इन तीनों कक्षकों को सम्मिलित रूप से T2 बोला जाता है और इन दोनों कक्षकों को सम्मिलित रूप से क्या बोल दिया गया? E बोल दिया गया। अब समझना भाई ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा? T2 और E के बीच में जो एनर्जी गैप होगा उसको बोल दिया जाएगा डेल्टा T। चतुष्फलकीय संकुलों के लिए विपाटन ऊर्जा क्या लिखेंगे? चतुष्फलकीय संकुलों के लिए विपाटन ऊर्जा। अब देखो T2 और बेल सेंटर के बीच का जो गैप है और बेल सेंटर से E के बीच का जो गैप है उसको सुना भाई। ये होगा आपका प्लस में क्या होगा? देखो टोटल कक्षा कितने हमारे पास? 5 का वर्ग किया, यहाँ पे भी 5 का वर्ग किया, माइनस में होगा। इसके अलावा नीचे कितने? 2 तो यहाँ पे 2 लगा दिया बराबर। यहाँ पे कितने? 3 ऊपर 3 है तो यहाँ पे 3 लगा दिया। तो ये तो क्या हो जाएगा भाई? 0.6 डेल टी और ये कितना हो जाएगा? प्लस का 0.4 डेल टी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चतुष्फलकीय संकुलों में जो लिगेंड आते हैं वो कहाँ से आते हैं? अक्षों के मध्य से आते हैं। इसलिए क्या होगा? वे कक्षक जो अक्षों के मध्य में होंगे ऊपर चले जाएंगे और वे कक्षक जो अक्षों पर होंगे वो थोड़े नीचे चले जाएंगे। तो देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा अष्टफलकीय संकुलों के लिए विपाटन और चतुष्फलकीय संकुलों के लिए विपाटन। अब जो अगला लेक्चर सीएफटी के ऊपर होगा हमारा, उसमें क्या करेंगे? सीएफटी को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर देंगे भाई। जो इसमें 2 टॉपिक और बचे हैं उनको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन हम सीएफटी कर लेंगे। जो भी आपको किताब में क्वेश्चन होंगे सीएफटी के उनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है भाई।